Hello kids, today we are going to study chapter 5 major domains of the earth. Second part of this chapter. First part we already studied, today second part. Yesterday we studied about the different types of domains, means lithosphere, hydrosphere and the biosphere. लिथोस्फीयर मैंने बताया था कि जो पृथ्वी का जो ऊपर जहाँ हम रहते हैं उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और एटमॉस्फेयर जो पृथ्वी का जो गैसियस लेयर जो होती है, जो गैसियस लेयर होती है वो पृथ्वी को के चारों ओर होती है गैसियस लेयर, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। फिर पृथ्वी का जो वह भाग जहाँ पर पानी है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और बायोस्फीयर वह क्षेत्र है जहाँ पर हवा पानी और जमीन तीनों पाए जाते हैं, यहाँ पर सभी प्रकार का जीवन उपलब्ध है। ये चीजें हमने कल पढ़ी थी। कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था हमने, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये सभी क्या थे? कॉन्टिनेंट्स थे। 1 2 3 4 5 6 7 देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। आज इसका सेकंड पार्ट हम पेज नंबर 33 से शुरू करेंगे। हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। पृथ्वी को हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड। लगभग 71% जो पार्ट है अर्थ का वो पानी है, उस पर क्या है? पानी है। बाकी जो 29% जो पार्ट है वो जमीन है ना। तो पृथ्वी का मोर देन मतलब 71% जो पार्ट है वो पानी है वहां पर, और बाकी जो 29% पार्ट है वो जमीन है वहां पर। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। और हाइड्रोस्फीयर जो है इसमें पानी तीनों रूप में पाया जाता है। एज रनिंग वाटर इन ओशंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर। जैसे कि अगर हम रनिंग वाटर की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो जो कहाँ पर बहता है? ओशन, महासागर में, रिवर्स नदियों में और लेक्स, झीलों में रहता है। इसके अलावा आइस कहाँ होता है? ग्लेशियर पर होता है। कहाँ पर होता है आइस? ग्लेशियर पर। अब देखिए ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर मतलब कि हिम नदी, जहां पर क्या है? बर्फ की नदी इसको कह सकते हैं। ठीक है। मोर देन तो रनिंग वाटर कहां पर? ओशंस में है, महासागर में है, नदियों में है और झीलों में है। आइस कहां पर है? ग्लेशियर में। और अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। इसके अलावा जो वाटर वेपर होती है एटमॉस्फेयर में वो गैसियस फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म हाइड्रोस्फीयर में पाए जाते हैं। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन रूप होते हैं पानी के। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशंस एंड इज टू साल्टी फॉर ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन यूज, सॉरी, है ना। लगभग 97% से ज्यादा, मोर देन 97%, 97% से ज्यादा जो पानी है अर्थ में, जो पानी पाया जाता है वो कहां पर होता है? महासागर में होता है। कहां पर होता है? ओशंस में होता है। और वो कैसा होता है? साल्टी होता है, नमकीन होता है। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers are under the ground and a very small percentage is available as fresh water for human use. देखिए तो 97% से ज्यादा भाग जो पानी है, मतलब जो पानी है वो कहाँ पर है? ओशंस में। जो बाकी जो फॉर्म है वो कहाँ पर है? बाकी का जो पानी है वो बर्फ के शीट के रूप में है। ठीक है। अंडरग्राउंड अंदर पानी है वो, है ना। और बहुत ही कम परसेंट में जो फ्रेश पानी होता है जो मानव यूज के लिए उपयोग में आता है। फ्रेश पानी का जो परसेंटेज है बहुत कम है। Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. ब्लू प्लेनेट तो हमारा अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट तो कहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पानी की कमी है। फिर आता है ओशंस। ओशंस आर द मेजर पार्ट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का जो ज्यादा से ज्यादा भाग है वो क्या है? ओशन है। दे आर ऑल
इंटरकनेक्टेड, वे सभी एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ओशंस वाटर्स आर आल्सो मूविंग, ओशन का जो पानी होता है वो क्या होता है, मूविंग होता है, वो भी बहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करेंट्स। अब देखिए जहां तक ओशन मूवमेंट्स के थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, समुद्री पानी के जो तीन मूवमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वेव्स तरंगे, टाइड्स ज्वार एंड ओशंस करंट यानी कि जलधारा, ओशंस की जलधारा। द 5 मेजर ओशंस आर द, और 5 मेजर ओशंस है वो है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, द इंडियन ओशन, भारतीय महासागर, द साउदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन in order of their size. The Pacific Ocean is the largest ocean. और जो पैसिफिक ओशन जो है, इन जितने भी ओशंस बताए उसमें जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा होता है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी के 1/3 भाग से भी ज्यादा भाग में है। मैराइन ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। मैराइन ट्रेंच जो है, जो अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट है, सबसे गहरा जो है, गहरी गर्द जो है, वो कहां पर है, पैसिफिक ओशन में है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, और पैसिफिक ओशन जो है, प्रशांत महासागर, वो जो है मोस्ट, उसका जो साइज कैसा है, सर्कुलर है, सॉरी इसका जो शेप है वो कैसा है, सर्कुलर है, गोल। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है वो इसको घेरे हुए हैं। और महाद्वीप, ये सभी क्या है, महाद्वीप है। द अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशन के बाद सबसे सेकंड नंबर पे जो दूसरा बड़ा जो है वो है अटलांटिक ओशन है। इट इज एस से, और इसका आकार कैसा है, एस। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकास ऑन द वेस्टर्न साइड। अगर वेस्टर्न साइड की हम बात करें तो वेस्टर्न साइड पर ये किससे घिरा हुआ है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है। एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, और अगर ईस्टर्न साइड की बात करें तो यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। अब जो अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन जो होती है वो कैसी है, इंडेंटेड होती है, मतलब कि दांतेदार होती है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, दांतेदार। This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. अब देखिए जो ये irregular और indented जो कोस्ट लाइन जो है, दांतेदार कोस्ट लाइन जो है, यह क्या करती है, नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट जितने बंदरगाह है उनके लिए एक आइडियल लोकेशन देती है, एक आदर्श लोकेशन ये देती है। इट इज द बिजिएस्ट ओशन, और ये सबसे व्यस्त ओशन कहलाता है। The Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is India. और इंडियन ओशन एक ऐसा मात्र ओशन है जिसका नाम किसी देश के ऊपर पड़ा है, देश के पड़ा है, और कौन है वो, अपना देश भारत। भारत के नाम पर ये पड़ा है इंडियन ओशन। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, और जहां तक अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है, त्रिकोण है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, नॉर्थ में एशिया से घिरा हुआ है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, और अगर जहां तक वेस्ट की बात करें तो अफ्रीका से घिरा हुआ है। एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, और पूर्व में ये ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। द साउथर्न ओशन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और जो साउथर्न ओशन जो है वो अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट उसको ये एनसर्कल घेरे हुआ है। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल, और जो आर्कटिक ओशन जो है ये आर्कटिक सर्कल के अंदर है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ये बेरिंग स्ट्रेट से ये क्या है, कनेक्टेड है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा, इसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। इट इज बाउंड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, और ये किससे घिरा हुआ है, नॉर्थर्न कोस्ट से घिरा हुआ है।
एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी जो है गैस की एक लेयर से घिरा हुआ है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लेनेट। और जो थिन ब्लैंकेट जो होता है, चादर टाइप कह सकते हैं हम, द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, हवा की जो चादर होती है पतली सी, जो कैसी है, एक अविभाज्य है, इंटीग्रल है और बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है प्लेनेट के लिए। प्लेनेट का एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य एस्पेक्ट है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। और ये हमको क्या करता है, वो हवा हमको देता है जिसको हम ब्रीथ करते हैं, जिसको हम सांस के माध्यम से लेते हैं। और ये हमको क्या करता है, जो हार्मफुल जो सन रेज होती है, जो हार्मफुल इफेक्ट्स जो होते हैं सन रेज के, सूर्य की किरणों के जो हानिकारक जो प्रभाव होते हैं, उसको हम उससे हमारी रक्षा करते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। ये कितने हाइट पे फैला हुआ है एटमॉस्फेयर? 1600 किलोमीटर की हाइट तक ये एटमॉस्फेयर है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर। टेम्परेचर, कंपोजिशन के आधार पर और दूसरे गुणों के आधार पर एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में बांटा गया है। कितने लेयर्स में बांटा गया है? 5 लेयर्स में। These layers starting from अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। और ये कहां से शुरू होती है लेयर? सबसे नीचे जो अर्थ सरफेस है जो है वहां से शुरू होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। फिर ऊपर जाएंगे तो द स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen। एटमॉस्फेयर में मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, ठीक है, which make up about 90% of clean dry air। नाइट्रोजन इसके अंदर कितने होती है? 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है और बाकी जो दूसरी गैसेस होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि दूसरी गैस होती है जो 1% के आसपास होती है। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन है जीवन की सांस है। क्या है? ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन क्या करती है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी वृद्धि में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि माइन्यूट अमाउंट में बहुत कम मात्रा में है, इज इंपॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा जो हीट रेडिएट की जाती है उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, उसका अवशोषण करती है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, हाइट पे जाते जाते हैं ऊंचाई पर, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, उसका घनत्व भी क्या हो जाता है? अलग अलग होता है। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल। सी लेवल समुद्र तल पे बात करें तो मैक्सिमम होती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये कम होती जाती है। एंड डिक्रीजेस रैपिडली वी गो अप। और जब ऊपर जाते हैं तो तेजी से क्या होती है? कम होती जाती है। आपको पता होगा द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड। जब ऊंचाई पर जब जाते हैं पर्वत और रोहिणी और ये जब ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ पर उनको सांस लेने में, हवा की कमी, उनको वहाँ पर सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वो क्या करते हैं? अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ में ले जाते हैं और उसके माध्यम से वो सांस लेते हैं। द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड्स। और हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। और एटमॉस्फेयर क्या करता है? अर्थ पर प्रेशर डालता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और हर जगह पर अलग अलग होता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। कुछ एरियाज होते हैं जो हाई प्रेशर का अनुभव करते हैं, उच्च दबाव का, और कुछ ऐसे होते हैं जहां निम्न दबाव का महसूस होता है। द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर जो होती है, चलती हुई हवा जो होती है उसको विंड बोलते हैं। हवा, एयर और विंड, बहुत से बोलते हैं यार हवा भी एक ही है, विंड भी एक ही है। तो हवा तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में विद्यमान है
वो, लेकिन जो चलती हुई जो चल रही है हवा, उसको हम बोलेंगे विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ, यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि हम जीवन है. द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर. यह लैंड, वाटर और एयर, जमीन, पानी और एयर, इनके बीच का कॉन्टेक्ट जोन है. इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लेनेट. यह बायोस्फीयर उस क्षेत्र में जहां पर क्या है, जीवन है. There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. अगर हम माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज की बात करें, जाति प्रजाति की बात करें, तो इनकी साइज अलग अलग होती है. माइक्रोब्स छोटे से माइक्रोब से लेकर बैक्टीरिया उससे ह्यूज मेमल्स तक होता है. मेमल्स यानी कि स्तनधारी जीव. तो छोटे जीव से लेकर तो बड़े बड़े मेमल्स तक ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस स्पीसीज होती हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, साथ में उसके अंदर मानव भी आ जाते हैं, हम लोग भी आ जाते हैं. वे एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. The organism in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. और जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हैं बायोस्फीयर में, उनको दो भागों में बांट दिया है. प्लांट किंगडम, प्लांट यानी पादप, संघ में एक किंगडम मतलब संघ, एक तरफ मतलब कि पादप यानी कि प्लांट्स, और दूसरी तरफ एनिमल यानी कि जानवर. द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर. और अर्थ के थ्री डोमेन जो क्षेत्र है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है. अब देखें, कटिंग अप फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड्स ऑफ वाटर, कटिंग अप फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड्स ऑफ वुड. हमको लकड़ी की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, जंगल काटते हैं. और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड्स टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स. और इसके अलावा क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए क्या करते हैं, हम जमीन को क्लियर करते हैं, जिससे क्या होता है, इट लीड्स टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल, जिससे क्या होता है, मिट्टी का अपवर्तन होता है, मिट्टी हटती जाती है वहां से. सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज्ड ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज. इस साथ ही अर्थ सरफेस में जो होती हैं, जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, बाढ़ है, भूकंप है ना, ज्वालामुखी है, इन सब के कारण यहाँ पर भी क्या होता है, अर्थ की जो सरफेस हो चेंज होती जाती है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली. कभी कभी क्या होता है, जैसे सुनामी तूफान आ जाता है तो क्या हो जाता है, भूमि क्या हो जाती है, सबमर्ज हो जाती है, अंदर धंस जाती है, जैसा कि सुनामी केस में हुआ था. पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सबमर्ज अंडर वाटर. अंडमान और निकोबार आइलैंड के भाग थे वो क्या हुआ था, पानी के अंदर समाहित हो गए थे, सबमर्ज हो गए थे. Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. अगर हम लेक्स, झीलें हैं, नदियां हैं, अगर हम इसके अंदर गंदा पानी उसके अंदर रिलीज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, तो क्या होगा, ये मानव के लिए अनसुटेबल हो जाएगा, मानव के लिए उपयोगी नहीं रहेगा. इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ. और ये साथ ही क्या करेगा, जीवन के दूसरे जो रूप हैं उनको भी खत्म करेगा, नष्ट करेगा. इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर. जितने भी फैक्ट्रीज है उसके अंदर वहां से जो गंदा पदार्थ है, धुआं हुआ, गंदा पानी जो निकलता है, वो थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल से माध्यम से जो धुआं निकलता है, वो ये सब क्या करते हैं, हवा को क्या करते हैं, अशुद्ध करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है महत्वपूर्ण है. बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. लेकिन यदि मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो ग्लोबल टेम्परेचर के लिए खतरनाक हो जाता है. वो ग्लोबल टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ाता है. दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग. और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं.
There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature. इसलिए क्या है कि भाई नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए, प्रकृति में बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारी जो आवश्यकताओं को हमको लिमिटेड करना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से अपना लेसन खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।